Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। तो आइए CDP की दुनिया में, चूंकि अभी अभी आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट भी ले लिए हैं, तो बहुत सारा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन कंसेप्ट। उस कंसेप्ट का नाम है, देख सकते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बौद्धिकता निर्माण संबंधी विवेचित संदर्भ। तो शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, ये जानते हैं। हम लोग इसमें पढ़ने के लिए तैयार हैं। पहला क्वेश्चन कि आखिर बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन। दूसरा है बुद्धि की परिभाषाएं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने दिया, किसने बुद्धि के बारे में क्या कहा। तीसरी बात है बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे कि आखिर बुद्धि में कौन कौन सी चीज समाहित होती है, क्यों हमें यह चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो बुद्धि की विशेषताएं। चौथा बुद्धि के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और पांचवा जो देखेंगे, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट में देखेंगे शैक्षणिक अनुप्रयोग, शैक्षणिक अनुप्रयोग, यानी जब आप टीचिंग कराते, शिक्षण कराते हैं, तो उसमें इसका किस प्रकार से इम्प्लीकेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर बात करते हैं। तो ये देखते हैं बुद्धि क्या है। एक सिंपल बात समझिएगा, कहता है कि बुद्धि जो होती है, जब हम किसी वातावरण में जाते हैं, किसी नए जगह पर जाते हैं या किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, और जब हम अपने आप को उसके अनुरूप बना लेते हैं, उसके अनुरूप सोचते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं और सामने वाले के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, बुद्धि। यानी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुरूप बना लेना ही क्या कहलाता है, बुद्धि। यानी कह सकते हो कि बुद्धि जो होती है वह पर्यावरण को समझने, चिंतन करने और चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। नहीं, यानी आपके सामने जो समस्याएं आती है, आपके सामने जो परिस्थिति आती है, और अपने आप जो है किस प्रकार से उसका समाधान करते, वही उस आपकी क्या कहलाती है, बुद्धि। यानी सिंपल कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है वह हमारी मानसिक शक्ति है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलाप है। बुद्धि किससे संबंध रखता है, हमारे मेंटल से रखता है, मानसिक से, यानी संज्ञान से। बुद्धि का संबंध जो है संज्ञान से। यानी हम कह सकते हैं कि बुद्धि है क्या, तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने, आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। देखिए, जनरली कहा जाए तो बुद्धि वह शक्ति है जिससे हम किसी भी चीज को समझते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं,
वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि करती है। यानी बुद्धि हमारे सोचने, समझने, तर्क करने और चिंतन करने की एक प्रक्रिया है। और आप किस वातावरण में अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं, अनुकूलित बनाते हैं, वह आपकी बुद्धि पर निर्भर करती है। अगर बाई चांस आपकी बराबर किसी न किसी से तर्कपूर्ण बातें हो जाती है, यानी विवाद हो जाती है, इसका मतलब है कि आप में अभी बुद्धि की थोड़ी सी कमी है। नहीं तो जरूरत है कि आप अपने बुद्धि को बढ़ाएं। अब भाई बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बुद्धि के बारे में अनेक बातों को व्याख्या की। जैसे गार्डनर और स्टर्नबर्ग के बारे में बात करें, गार्डनर और स्टर्नबर्ग, इनके बारे में सुना जाए। और स्टर्नबर्ग, देखिए गार्डनर और स्टर्नबर्ग थे, इनका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। तो बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें, गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव तो कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल ही लेता है और उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। यानी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर उसमें चेंजिंग भी लाने का काम करता है। इनका काम था। अब बुद्धि की परिभाषा की अगर हम बात करें, बुद्धि की परिभाषाएं बात करें, बुद्धि की परिभाषाएं कि बुद्धि है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। नहीं, बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है या अभियोजन की योग्यता है। अभियोजन की योग्यता है या सूक्ष्म चिंतन की योग्यता है। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता है या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है और बुद्धि सार्वभौमिक योग्यता भी है। सार्वभौमिक योग्यता भी होती है। तो ये है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। बुद्धि की विशेषताएं देखिएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या है। तो बुद्धि की विशेषताएं, आखिर बुद्धि में कौन ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहले जानिएगा कि जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, यह
जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जो है वह क्या है? जन्मजात योग्यता है। दूसरा, यह व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करता है। विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है। ये सब किसके माध्यम से हम लोग करते हैं? तो बुद्धि के माध्यम से करते हैं। उसके बाद बुद्धि हम लोगों में एक और चीज करती है, यह व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो आपके सामने नहीं है उस चीज के बारे में समझना या उसके बारे में तर्क करना। उसके बाद यह व्यक्ति की कठिन समस्याओं को हल करती है। यह कठिन समस्याओं को सरल बनाती है। तो जो कठिन समस्या होती है उसको सरल बनाने का काम कौन करता है? हमारी बुद्धि करती है। उसके बाद एक काम ये सबसे बेहतरीन करता है कि यह व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने एवं उससे लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। क्षमता प्रदान या उठाने की क्षमता देती है। उसके बाद नवीन यानी नया जो परिस्थितियां आती है, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। गुण प्रदान करती है। और बुद्धि पर जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों का प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा बात है कि यह व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, सत्य और असत्य, नैतिक अनैतिक, कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करता है। तो ये सारा बुद्धि की विशेषताएं हैं। जनरली आप जानते हैं कि बुद्धि जो होती है जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि को हम लोग 5%
वातावरण के माध्यम से इधर उधर कर सकते हैं या व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है, नहीं, और अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात है अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यानी अगर वह चीज़ आपके सामने ना भी हो तब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। समस्या को सरल बनाने का काम करती है और अनुभव से सीखने का और लाभ उठाने का भी ये काम करती है। जो भी नया परिस्थितियाँ आती है, नया वातावरण आता है, उसके साथ सामंजस्य का गुण देती है और इस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता दे देता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बुद्धि के प्रकार। देखिए जनरली बुद्धि तो आप समझ गए कि सोचने, समझने, तर्क करने की और किसी भी प्रकार के समस्याओं को समाधान करने की एक योग्यता है। अब बुद्धि के प्रकार में समझिएगा, एक होता है जिसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। कहता है कि मूर्त बुद्धि, देखिए मूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो आपके सामने होता है, जिसको देख सकते हैं, नहीं, तो आपके सामने जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मूर्त बुद्धि। यानी मूर्त बुद्धि जो होता है, जब आपके सामने कोई वस्तु रहता है तो उसी को हम लोग देखकर, नहीं, और सोचकर समझकर अपना तर्क लगाते हैं। दूसरी बात समझिएगा, जो मूर्त बुद्धि होती है, इस बुद्धि को हम लोग यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस चीज को पूछा भी गया है कि मूर्त बुद्धि, तो इस बुद्धि को हम लोग कहते हैं यांत्रिक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं इसको। इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि? तो इसका जो संबंध होता है वह यंत्रों और मशीनों से होता है। मशीनों से होता है, यानी कहने का अर्थ है कि जिसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है वह यंत्र और मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है। यानी सिंपल समझिएगा कि जिस व्यक्ति में या जिसमें मूर्त बुद्धि होती है, वह यंत्रों एवं मशीनों में, या आप बोल सकते हो कि मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है। तो याद रखिएगा, यानी मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है और इसका संबंध यंत्र और मशीन से होता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति जिसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है वह यंत्र और मशीन के कार्य में ज़्यादा मन लगता है ना, यांत्रिक कार्य करेगा, मशीनी कार्य करेगा। उसके बाद दूसरी जो हम बात करेंगे यह है अमूर्त बुद्धि। वैसा बुद्धि जिसको देखा नहीं जा सकता है और कोई वस्तु आपके सामने न हो उसके बारे में भी यह चिंतन करता है। नहीं, अमूर्त बुद्धि में देखिएगा जनरली इस बुद्धि का जो संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होता है
यानी पुस्तक वाले ज्ञान को कह सकते हैं अमूर्त बुद्धि। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाया जाता है, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। यानी सिंपल कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि जो है वह किस में पाया जाता है, तो अमूर्त बुद्धि पाया जाता है वकील के पास, डॉक्टर के पास, उसके बाद जो दार्शनिक होते हैं फिलोसफर, चित्रकार, संगीतकार और साहित्यकार, ये सारे जो व्यक्ति हैं उनके पास पाया जाता है अमूर्त बुद्धि। यानी एक लाइन में कहा जाए तो कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जो हमारे आँख के सामने न होने पर भी हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बात करेंगे। आइए तीसरा देखते हैं सामाजिक बुद्धि के बारे में। देखिए नाम से लग रहा है सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है वैसा बुद्धि जो हमारे समाज से प्राप्त होते हैं। और आप सभी को पता है कि समाज का अपना नियम कानून, उसका एक मूल्य, उसका नैतिकता, एक संस्कृति, एक परंपरा होती है। और जब हम उसके अनुसार अपने बुद्धि का अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वही कहलाती है सामाजिक बुद्धि। यानी सिंपल सा बात है कि अगर हम सामाजिक कार्यों में अपने बुद्धि को उचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है। और जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होती है वह कैसा व्यक्ति होता है? मिलनसार होगा। दूसरी बात, सामाजिक कार्यों में रुचि लेगा और क्या करता है? तो यह जो व्यक्ति होता है समाज के लोगों के जो आपसी संबंध होता है उसको जानने का भी प्रयास करता है। सामाजिक बुद्धि का मतलब ये होता है कि आप समाज में रहकर समाज में हो रही घटनाओं, समाज में जो व्यक्ति है उनकी पसंद, उसकी रुचि, उसके जो संबंध उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिनमें भी पाया जाएगा इस प्रकार का गुण, वह एक सामाजिक बुद्धि कहलाता है। यह व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वह अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को बना लेता है, उस अनुसार वह ढाल लेता है और आने वाली सारी समस्याओं को सामाजिक रूप से, सहयोगात्मक रूप से हल करने का प्रयास भी करता है। तो ध्यान रखिएगा सिंपल कि जो ये सामाजिक बुद्धि है, इस बुद्धि का संबंध जो है वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक कार्यों से होता है। कहता है कि जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, उसके बाद समाज में लोगों के आपसी संबंधों को
जानने वाला होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक बुद्धि होता है वह यंत्री यानी यंत्र, व्यवसायी, या कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है जो समाज के कार्यों में हिस्सा लेता है बढ़ चढ़ कर। तो ये है आपका सामाजिक बुद्धि। एक चीज और जानिएगा कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे, बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे वह 1825 ईस्वी में 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने किया। तो बुद्धि को सबसे पहले यानी बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में जिक्र किए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो बुद्धि है उसको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो कारक है वह प्रभावित करते हैं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमारा वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम यानी जो हमारे माता पिता से जीन के माध्यम से गुण स्थानांतरित होते हैं वह भी हमें प्रभावित करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते होंगे कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनके बच्चे में या जिनका बुद्धि जो होता है ज़्यादा होता है उसके बच्चे में भी ज़्यादा बुद्धि होने की क्षमता पाई जाती है ना। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि जो होती है वह वंशानुक्रम से भी निर्धारित होती है। दूसरा इसको जो प्रभावित करता है वह होता है वातावरण। क्योंकि आप सभी को पता है कि वातावरण का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बालक का वातावरण उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है। अनुकूल वातावरण में ही हम लोग अपने मानसिक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अनुपयुक्त अगर वातावरण में हम लोग रहते हैं तो बुद्धि जो है हमारी क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती है। वैसे जनरली आजकल तो माना जाता है कि बुद्धि जो होती है उस पर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, न केवल वंशानुक्रम बल्कि वातावरण का भी। मान लीजिए कि आपको कितना ही अच्छा वंशानुक्रम क्यों न मिला हो, लेकिन अगर वातावरण आपको अच्छा अगर नहीं मिलता है तो फिर आपकी बुद्धि जस का तस बनी रह जाती है। और क्या होती है, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले और सारे कारक हो सकते हैं। जैसे आयु, आयु से भी प्रभावित होती है। प्रजाति, लिंग, आपका स्वास्थ्य, यह भी आपको प्रभावित करती है।
तो ये सारा जो है वह आपके वातावरण और वंशानुक्रम, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वस्थ, यानी स्वस्थ जानते हैं शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आइए अब हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। जैसे वातावरण के बारे में हम बात करते हैं, या उससे पहले भी हम लोग बात करें वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा सा। देखिए, वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है ना। बच्चे में जो जन्म के समय से ही पाई जाती है, माता पिता के द्वारा जो जीन के माध्यम से आती है, वो सारा बुद्धि को प्रभावित करती है। आपको पता ही है कि जो प्राणी होते हैं उसके विकास में वंशानुगत शक्तियाँ ना, माता पिता की जो शक्तियाँ हैं वह प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव जो होते हैं और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। मौलिक स्वभाव का मतलब क्या होता है? जैसे भूख का लगना, नहीं पलक का झपकना। तो ये सारा जो है इसको नियंत्रित कौन करता है? हमारे वंशानुक्रम। आप जिस प्रकार के प्रजाति से हैं, जिस प्रकार के वंशानुक्रम आपको मिला है, उसी प्रकार का आगे भी होगा। यहाँ तक कि प्राणी का जो रंग होता है, उसका रूप, उसकी लंबाई, अन्य शारीरिक की जो विशेषताएं भी पाई जाती हैं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यता, सबका निर्धारण कौन करता है? तो ये सारा जो है हमारा वंशानुक्रम ही करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें वंशानुक्रम के बाद वातावरण का, तो वातावरण में वो सभी बाह्य शक्तियां या प्रभावकारी परिस्थितियां आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक क्या करती है? प्रभावित करती। यानी वंशानुक्रम के छोड़कर जो कुछ भी है सब क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। उसके बाद एक और चीज, आयु को जानने से पहले हम लोग आहार के बारे में जानते हैं, भोजन के बारे में। तो कहता है कि मां का जो आहार होता है गर्भकालीन अवस्था से लेकर और जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार जो होते हैं उसमें विद्यमान तत्व जो होते हैं बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। नहीं, मान लीजिए कि आप आहार तो दे रहे हैं, लेकिन आहार में अगर आप पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं, सारे जो उसमें होना चाहिए था, खनिज, लवण, जल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, अगर वह नहीं मौजूद है तो फिर कोई काम का नहीं होगा। तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और उससे उसका बुद्धि भी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट, रोग, यह भी बुद्धि को काफ़ी प्रभावित करता है। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। यानी बालक को अगर चाहते कि बुद्धि का विकास सही ढंग से हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे को स्वस्थ रहना भी क्या है? बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं, उसके बाद एक और कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ पाई जाती है यह भी बच्चे को प्रभावित करती है, बालक के बुद्धि को प्रभावित करती है। जैसे बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से क्या करता है? प्रभावित करता है ना। जैसे एक ग्रंथि का नाम बता दूं, वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि।
पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। आपका हड्डी और दांत कितना विकास करता है, यह पैराथायराइड ग्रंथि पर निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव जो होता है प्रभावित करता है। और बालक की लंबाई का संबंध भी जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्राव से होता है। जैसे पुरुषत्व के जो लक्षण होते हैं, दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाजें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरी बात है कि आपकी आयु के अनुसार भी बुद्धि जो होती है से आती है मनुष्य में। नहीं, प्रजाति, आप किस प्रजाति के हैं उसी के अनुसार आप में बुद्धि का भी विकास होता है। आपका लिंग भी प्रभावित करता है और स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से आपको प्रभावित करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा और उसमें अच्छे बुद्धि का भी विकास नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए तुम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के सिद्धांत। देखिए, बुद्धि के अनेक सिद्धांत आए, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग सिद्धांत पेश किया। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि जो अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है वह एक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे कई तत्वों में बांटा नहीं जाता है। तो एक तत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में जो होता है सामान्य तत्व मौजूद होता है। इसको कौन सा दिए थे? अल्फ्रेड बीने ने 1911 ईस्वी में दिया था। उन्होंने क्या कहा था? कहा कि जो बुद्धि होती है इसमें एक तत्व होता है, और उसका नाम है सामान्य तत्व। यानी सभी व्यक्तियों में एक तत्व होता है बुद्धि का, जिसे हम लोग सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं, और वही कहलाता हमारा एक तत्व सिद्धांत। यानी बुद्धि जो बना होता है वह केवल और केवल किससे मिलकर बना होता है? एक तत्व से, जिसे हम सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। यानी यही है आपका। उसके बाद एक सिद्धांत आया द्वितत्व सिद्धांत के बारे में। तो द्वितत्व सिद्धांत क्या है? सबसे पहले इसमें जो स्पीयरमैन थे, जो दिए थे, स्पीयरमैन ने द्वितत्व की बात किया 1904 ईस्वी में दिए थे, ब्रिटेन इंग्लैंड। तो एक बात समझिएगा, इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि होता है किसी एक तत्व केवल सामान्य तत्वों से मिलकर नहीं बना होता, बल्कि यह जो होता है दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है सामान्य तत्व और दूसरा होता है विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व वैसे तत्व होते हैं जो हमें जन्मजात मिलती है, जन्म से ही मिल जाती है, नहीं, यानी वह हमें माता पिता के द्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं। और जो विशिष्ट तत्व होते हैं जिसे हम लोग को अर्जित करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी सिंपल सी बात, स्पीयरमैन जो थे, इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए, बुद्धि के दो तत्व बताए। और वह कौन सा था? पहला सामान्य तत्व, जो कि सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, और वह भी कहाँ से? जन्मजात होते हैं। और दूसरा होता है वो विशिष्ट तत्व, जो कि अर्जित की जाती है। ये जन्मजात नहीं होता है, अर्जित होते हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक महोदय ने भी
एक सिद्धांत दिए जिसे हम लोग कहते हैं बहुतत्व सिद्धांत। अब इन्होंने कहा कि हमारा जो बुद्धि होता है एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, जिससे हमारा बुद्धि निर्धारित होता है। तो बहुतत्व सिद्धांत जो देने का काम किए थे थॉर्नडाइक ने किए थे, और ये जो थे यूएसए के रहने वाले थे। कहता कि थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब क्या है, जितने प्रकार को मेंटल एक्टिविटी करेगा, जितने प्रकार की मानसिक क्रिया करेगा, उतने तत्व उसके बुद्धि में क्या होगा, मौजूद होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर संगीत में रुचि लेता है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें संगीत के जैसा बुद्धि आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई खेल में रुचि लेता है तो खेल में के जैसा आ जाएगा। अब इन्होंने एक और बात कहा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई और क्षेत्र और गति की भी इन्होंने चर्चा किया। अब उसके बाद समूह तत्व सिद्धांत की बात करते हैं। चौथा है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ये सिद्धांत दिए थे जिनका नाम था, क्या नाम था, थर्स्टन। ये थर्स्टन ने दिए थे, थर्स्टन कब दिए थे, 1938। इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए थे, 13 तत्व बताए थे, और 7 को इन्होंने प्रमुख तत्व की संज्ञा दिया था। इन्होंने कहा कि 1, 2 और 3 नहीं बल्कि 13 तत्वों से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। अन्य सिद्धांत भी है। एक है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल महोदय ने दिए। तो ये सब जो था बुद्धि के सिद्धांत है। चलिए बढ़िए, बुद्धि लब्धि की बात करिए। बात करते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि समझते हैं, आईक्यू इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका इंटेलिजेंस कोशिएंट ना, कोशिएंट। देखिए बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि क्या होता है तो आप क्या कहिएगा, तो आपकी जो सोचने की यानी मानसिक जो आयु है, मेंटली आयु है नहीं, और जो आपकी वास्तविक आयु है, तो आप अपने वास्तविक आयु से कितना ज्यादा या कम सोचते हैं, या आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल अपने उम्र के लोगों से या अपनी वास्तविक आयु जो आपकी है उससे कितना कम और कितना ज्यादा सोचते, वही आपकी क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी मानसिक आयु। और मानसिक आयु को अगर बुद्धि लब्धि से भाग दे दिया जाए और 100 से गुना कर दिया जाए तो वही क्या कहलाती है, बुद्धि। यानी आपकी जो मानसिक आयु है और उसको 100 से गुना करके और जो आपकी वास्तविक आयु है उससे जो डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि हमें बताता है कि आपकी सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता कितना है, आप किस प्रकार के व्यक्तित्व है, आप यह सब जो है सो कौन डिटरमाइन करता है, आपका बुद्धि लब्धि। देखिए सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग जो किया था उसका नाम क्या था, सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था अल्फ्रेड बी ने सबसे पहले। और जो बुद्धि लब्धि है उसका सबसे पहले फार्मूला जो देने का काम किया था
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और इसमें 100 नहीं लगाया था, नहीं, और उनका नाम था स्टर्न। ये जो सूत्र दिया ये देने वाले थे स्टर्न महोदय, जिसमें 100 का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन इसी फॉर्मूला में मानसिक आयु को मेंटल आयु लिख दे, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, नहीं, या मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु। तो इस आयु में 100 से जो गुना किया था वो कौन थे? टर्मैन थे। याद रखिएगा, ये देने वाले थे टर्मैन, जो कब दिए थे? 1911 के बाद आई थी ये फार्मूला। तो बस इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं बुद्धि का मापन करने। तो याद रखिएगा, जो हमारा बुद्धि है, तो बुद्धि का मापन, बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला कौन था? तो बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला जो थे वह अल्फ्रेड बीने थे। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण करने वाले, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने महोदय ने किए थे। अब बुद्धि मापन का काल भी बात कर लेते हैं, बुद्धि मापन का काल के बारे में। तो देखिए, बुद्धि मापन का जो काल है उसको 3 भागों में जनरली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला 1905 के पूर्व किया गया, पहले 1905 के पहले किस आधार पर? शरीर के आधार पर किया गया। उसके बाद प्रयास किया गया 1905 से लेकर 1911 के बीच मानसिक आयु, मेंटल एज के आधार पर, और 1911 के बाद ये किया गया बुद्धि लब्धि। तो 3 चरणों में संपन्न हुआ। अब यहां से आता है कि मानसिक जो शब्द है, आप जब निकालते हो तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो मानसिक शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो मानसिक शब्द का प्रयोग करने वाले थे बीने महोदय। ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं थोड़ा सा, चलिए लिखिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 3 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालना है। फॉर्मूला होता है मेंटल आयु बटे मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, एम ए बटे सी ए गुने 100, या हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो आप ही समझिए, देखिए मानसिक आयु दिया है 12 वर्ष,
और वास्तविक आयु है 3 वर्ष, यानी 3 से 3 चक्का 12, यानी इसका IQ कितना हो जाएगा 400, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधारिए और इसको कीजिए। मान लीजिए अगर 10 वर्ष रहता तब कितना निकालते, 10 वर्ष रहता तो ये आ जाता 120, इसका IQ आ जाता। तो ध्यान रखिएगा अपना। एक बात और समझिएगा, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आयु वह होता है जो उसके रियल जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होता है, और मानसिक आयु होता है कि उस उम्र के अनुसार कितना ज़्यादा सोचता है या कितना कम सोचता है। मान लीजिए कि कोई 10 वर्ष का बालक है और अगर वह 12 वर्ष के बच्चे जैसा सोचता है तो वह 12 वर्ष उसकी हो गया मानसिक आयु। अगर 10 वर्ष का बालक है और वह 3 वर्ष के बच्चे जैसा उसका बुद्धि है ना, तो उसको हम कहेंगे उसका मानसिक आयु 3 वर्ष। यानी जो उसका वास्तविक उम्र वह किस प्रकार सोचता है, ज़्यादा या कम, तो उसी के अनुसार वह उसका मानसिक आयु कहलाता है। पूछा कि मानसिक आयु क्या है, तो क्या दीजिएगा कि मानसिक आयु जो होता है उसके वास्तविक आयु से कम या ज़्यादा हो सकता है। हम लोग नहीं कहते कि हो गया 20 साल के लड़कपन हैते है, का मतलब क्या है, तो उसकी अभी अक्ल बुद्धि लब्धि विकास तो की नहीं किया है, कम है। अगला क्वेश्चन, किसी बालक की बुद्धि लब्धि, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 80 है एवं मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो वास्तविक आयु बताओ, या वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, बुद्धि लब्धि आपको 80 दिया गया है, मानसिक आयु है 8 वर्ष, तो वास्तविक आयु पूछा जा रहा है, आपको निकालने आता ही होगा। वीडियो पॉज करके आप निकालिए और उसके बाद मिला लीजिएगा। बुद्धि लब्धि वाला फॉर्मूला होता है मानसिक आयु वटे वास्तविक आयु और गुने 100। तो बुद्धि लब्धि कितना है 80, मानसिक आयु 8, वास्तविक आयु को x मान लेते हैं, तो ये कटेगा 8 से 10 बार, ये 0 से 0 क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष, नहीं तो इसका जो वास्तविक आयु होगा 10 वर्ष। आइए अब हम लोग टर्मैन द्वारा बुद्धि लब्धि का चार्ट देखेंगे। टर्मैन ने बुद्धि लब्धि का एक चार्ट दिया था, उसके बारे में जानते हैं। टर्मैन द्वारा बुद्धि लब्धि का चार्ट, इन्होंने एक चार्ट दिया बुद्धि लब्धि का कि कितना बुद्धि लब्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह किस प्रकार का बालक होगा। तो सबसे पहले 140 प्लस वाला जो होगा वह जो होगा कैसा होगा प्रतिभाशाली। दुनिया में एक ही व्यक्ति हुआ है जिसका 140 से ज़्यादा था, 160 प्लस, अल्बर्ट आइंस्टीन। और 130 से 139 जो है यह होता है प्रखर सर्वश्रेष्ठ, प्रखर सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। प्रखर या सर्वश्रेष्ठ बुद्धि 130 से 39, थोड़ा सा कम रहता है, सब क्वालिटी है। तो 120 से 129 तक जो होता है वह तीव्र या
श्रेष्ठ होता है। 110 से 119 वाला औसत से अधिक होता है। औसत से अधिक। 90 से 109 जिसका होता है IQ, वह इसको औसत या सामान्य बुद्धि कहा जाता है। 80 से जिसका 89 होता है, वह अल्प या मंद बुद्धि का होता है। उसके बाद 70 से 79 जिसका होता है, वह औसत से कम। 50 से 69 मूर्ख की श्रेणी में आता है। और 25 से 49 ये होता है मूड। और 25 से जिसका कम होता है, जड़ बुद्धि होता है। तो ये था टर्मन महोदय द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि का चार्ट। आइए देखते हैं। तो अब देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। शैक्षणिक अनुप्रयोग। शिक्षा में हम बुद्धि का क्या उपयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझिए, आप बुद्धि लब्धि के आधार पर रणनीति तैयार किया जाता है। यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर शिक्षक अपनी रणनीति तैयार करते हैं। क्या? दूसरा, इससे पता चलता है कि शैक्षणिक कार्यक्रम किस प्रकार बनाया जाए। इसके आधार पर, इसके बुद्धि लब्धि के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आज हम लोगों ने जानकारी हासिल किया बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, और यहीं पे आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।